हेलो, वेलकम बैक टू RVCC ऑनलाइन। तो हमने 10th स्टैंडर्ड CBSE के मैथमेटिक्स में थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन शुरू करा था, जिसे ऑलमोस्ट हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अभी आखिरी एक्सरसाइज का आखिरी रोमन नंबर बचा है सिर्फ, बाकी सारे एक्सरसाइज हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। तो आखिरी रोमन नंबर का जो आखिरी क्वेश्चन है उसमें कहा गया है फॉर्म लीनियर इक्वेशंस एंड सॉल्व देम। तो मुझे लीनियर इक्वेशंस तैयार करके उन्हें सॉल्व भी करना है। तो आइए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ऋतु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 hours एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। तो यहाँ पे बोला है कि ऋतु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 hours एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो मुझे दो चीज़ें ढूंढनी है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो अब मैं ये क्वेश्चन समझाता हूँ, सब गौर से अच्छे तरीके से ध्यान से इसे समझ लो। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब जहाँ पे कुछ भी वाटर करंट्स जो हैं, स्ट्रीम्स जो हैं वो नहीं होंगे, है ना। स्टिल वाटर इज अ पार्ट ऑफ वाटर विद नो स्ट्रीम्स नो करंट्स। स्टिल वाटर मतलब जहाँ पे थोड़े भी स्ट्रीम्स और करंट्स, जो वाटर करंट्स है वो नहीं होंगे। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी x किलोमीटर पर आवर। ये मैंने स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पकड़ लिया। दूसरा मुझे ढूंढना है स्पीड ऑफ करंट। करंट मतलब स्ट्रीम्स, तो मैं लिखता हूँ स्पीड ऑफ वाटर करंट बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मैंने स्पीड फिक्स कर ली। अब यहाँ पे दो कंडीशन से, एक कंडीशन है डाउनस्ट्रीम का, एक कंडीशन है अपस्ट्रीम का, वो भी मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम। अब डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब हुआ मैं समझाता हूँ। डाउनस्ट्रीम का यह मतलब हुआ कि मान लो ये वाटर करंट्स है और वाटर करंट्स का डायरेक्शन जो है वो ये तरफ है, और बोट का भी डायरेक्शन अगर वही तरफ है, अगर बोट का डायरेक्शन वाटर करंट्स के डायरेक्शन में ही है तो उसे डाउनस्ट्रीम कहते हैं। इफ डायरेक्शन ऑफ बोट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम्स देन दैट केस इज सेड टू बी डाउनस्ट्रीम। और ऐसे कंडीशन में स्पीड जो है बोट का उसे बूस्ट मिलता है, वो बढ़ेगा, क्योंकि स्ट्रीम्स का डायरेक्शन भी वही है बोट के डायरेक्शन में, तो बोट को एक पुश मिलेगा, बोट का स्पीड तेज होगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि बोट का स्पीड तेज होगा तो इसलिए स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम में मैं क्या लिखूंगा, बोट के स्पीड में ये स्ट्रीम्स का स्पीड ऐड हो जाएगा, उतना उसको धक्का मिलेगा पीछे से बोट को, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा, x + y किलोमीटर पर आवर। उसी तरीके से स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब क्या, मान लो स्ट्रीम्स का डायरेक्शन ऐसा ही है, लेकिन ये बार बोट का डायरेक्शन अपोजिट होगा स्ट्रीम्स के। स्ट्रीम्स का डायरेक्शन के अपोजिट अगर बोट का डायरेक्शन होगा तो उस केस को अपस्ट्रीम बोलते हैं। अब क्योंकि स्ट्रीम्स का डायरेक्शन ये है और बोट का डायरेक्शन ये है,
तो क्या होगा, ये जो स्ट्रीम्स का डायरेक्शन है और बोट का डायरेक्शन है अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे बोट का स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि स्पीड का जो स्ट्रीम्स का स्पीड है वो बोट को रेजिस्ट करेगा आगे बढ़ने से, रोकेगा आगे बढ़ने से, है ना। मान लो तुम लोग तेज साइकिलिंग कर रहे हो और तुम्हारे अपोजिट डायरेक्शन में हवा आता है तो तुम्हारा स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है। सेम केस है, अगर यहाँ पे पानी का जो है वो डायरेक्शन ऐसा है ये तरफ और बोट ये तरफ आएगा तो बोट का स्पीड कम होगा। कितना कम होगा, जितना करंट का स्पीड होगा। तो बोट के स्पीड में से करंट का स्पीड माइनस करोगे तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड मिलता है, ठीक है, अपस्ट्रीम का स्पीड मिलता है, सॉरी अपस्ट्रीम का स्पीड मिलता है। तो ये इस तरीके से होता है। डाउनस्ट्रीम मतलब क्या, बोट का डायरेक्शन और रिवर करंट का डायरेक्शन एक ही होगा। अगर दोनों का डायरेक्शन एक ही होगा तो यहाँ पे बोट के स्पीड को बूस्ट मिलेगा, इसलिए प्लस। अपस्ट्रीम मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा मतलब क्या होगा, बोट के स्पीड में थोड़ी सी रुकावट आएगी करंट के स्पीड से, समझा, करंट के स्पीड्स के वजह से, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो यहाँ पे क्या होगा, बोट के स्पीड में थोड़ी सी रुकावट आएगी। रुकावट मतलब अपस्ट्रीम में माइनस होगा, समझा। तो इस तरीके से है। तो कुछ लोग इसे समझ नहीं पाते हैं और उल्टा सीधा करके आते हैं, प्लस का माइनस लिख देते हैं, माइनस का प्लस लिख देते हैं। बढ़िया तरीके से इसे अपने माइंड में फिक्स कर लो। अब ये तो हो गया उसका एक्चुअल मीनिंग। अब मैं इसको याद कैसे करना है ये समझाता हूँ। इसको याद कैसे करना है, इस छोटा सा मैं बता रहा हूँ, ये याद करने का तरीका है बस, और कुछ नहीं। मतलब तो मैंने बताया क्या होता है डाउनस्ट्रीम का भी अपस्ट्रीम का भी। डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, डाउन मतलब जो स्लोप से नीचे आते हैं तो क्या होता है, स्पीड बढ़ता है। बढ़ता है मतलब प्लस करने का, समझा। अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब स्लोप से ऊपर आते समय स्पीड कम होता है। कम मतलब माइनस। ऐसे याद रख सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो। तो ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के मैंने स्पीड्स फिक्स कर लिए। अब एज पर फर्स्ट कंडीशन, सम बहुत ही आसान है। एज पर फर्स्ट कंडीशन, सम बहुत ही ज्यादा आसान है। तो ध्यान दो, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर्स। ये 20 किलोमीटर्स डिस्टेंस है इन 2 आवर्स, है ना। तो ये डाउनस्ट्रीम का कंडीशन बोला है। तो मैं लिखता हूं स्पीड, ब्रैकेट में लिखता हूं डाउनस्ट्रीम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, स्पीड डाउनस्ट्रीम कितना निकाला हुआ है मैंने, x प्लस वाई। डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, टाइम कितना है 2 आवर। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब 20 अपॉन 2, 2 1 जा 2 10 जा, तो मुझे मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये मिल गया मुझे फर्स्ट कंडीशन। मैं लिखता हूं एस पर सेकेंड कंडीशन, है ना। आगे बोला है एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर, डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, टाइम 2 आवर्स है। तो फिर से लिखता हूं मैं स्पीड, ये बार ब्रैकेट में लिखता हूं अपस्ट्रीम। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है अपस्ट्रीम का, यहाँ पे देखो अपस्ट्रीम का स्पीड ऊपर आते समय स्पीड कितना है, माइनस होगा x माइनस वाई। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 4 किलोमीटर, टाइम कितना है 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये मिल गया सेकेंड कंडीशन। अगर x को ऑब्जर्व करोगे तो x का साइन यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, सेम साइन सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर y को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, अपोजिट साइन ऐड हो सकता है। तो मैं ऐड करूंगा क्योंकि एडिशन कंपैरेटिवली मुझे ज़्यादा इजी लगता है। तो एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, तो व्हाट वी गेट इज x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये y तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12, ये 2 नीचे जाएगा, 2 1 जा 2 6 जा, तो x इक्वल टू 6 आ जाएगा। x को पुट करके y ढूंढना है, पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 10 था, x तो 6 आ चुका है, प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 10, 6 उधर शिफ्ट करोगे -6, y का वैल्यू मिलेगा 4। तो नीचे आंसर लिखना, देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम्स इज 4 किलोमीटर
पर आवर। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझा होगा, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए। आइए तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में कहा है 2 वुमेन एंड 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है वर्क वाला, है ना। 2 women and 5 men can finish some work in 4 days. तो एक चीज़ अपने दिमाग में घुसा लो कि जो वर्क वाले सम्स होते हैं उन्हें हमेशा 1 डे वर्क में कन्वर्ट करके किया जाता है। ये हमेशा फिक्स करो, कोई भी वर्क का सम होगा तो उसे हम लोग वन डे वर्क में कन्वर्ट करके करते हैं। 1 डे वर्क में कन्वर्ट करने का मतलब कि एक दिन में कितना काम हो रहा है उसमें कन्वर्ट करके हम लोग करते हैं हमेशा। ये एक समझो, ऐसा समझो कि वर्क के सम्स सॉल्व करने का रूल है। ये वर्क के सम्स को सॉल्व करने के लिए हमेशा 1 डे वर्क में कन्वर्ट किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि 1 डे वर्क में कन्वर्ट कैसे करने का। 1 डे वर्क में कन्वर्ट कैसे करने का, बहुत सिंपल है। मान लो कि कोई बंदा जो है वो काम कर रहा है 2 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, जितने भी डेज उसको लग रहे हैं उसका रेसिप्रोकल। मान लो कोई भी बंदा काम कर रहा है 2 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, जितने भी दिन है उसका रेसिप्रोकल। 2 का रेसिप्रोकल कितना होता है, हाफ। तो देखो मैंने क्या बोला, अगर कोई बंदा 2 दिन में काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, हाफ, और दूसरे दिन पे हाफ, काम कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं। मान लो कोई बंदा काम करने के लिए 3 डेज लगा रहा है, 3 डेज टू डू अ सर्टेन वर्क, तो एक दिन में कितना काम करेगा, इसका रेसिप्रोकल 1/3। एक दिन में 1/3 करेगा, दूसरे दिन पे 1/3 करेगा, तीसरे दिन पे 1/3 करेगा, 3 दिन में काम हो जाएगा कंप्लीट। समझ रहे हो। मान लो कोई पर्सन 4 डेज में कोई काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, इसका रेसिप्रोकल 1/4। एक दिन में 1/4, दूसरे दिन पे 1/4, 1/4 कंप्लीट। 1/4 मतलब कितना होता है, क्वार्टर, काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी दिन हैं टोटल काम करने के, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 डे वर्क मिलता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो एक पर्सन कितने पर्टिकुलर डेज लगा रहा है उसका मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो मुझे 1 डे वर्क मिलेगा, और कंपलसरी वर्क के सम्स को 1 डे वर्क में कन्वर्ट करके करना है। तो आई होप ये जो सवाल आया था कि 1 डे वर्क में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका आंसर सभी को मिल गया है कि रेसिप्रोकल करके करेंगे। तो ये याद रखना है कि वर्क के सम्स हमेशा 1 डे वर्क में कन्वर्ट करके होंगे, और 1 डे वर्क में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, रेसिप्रोकल करके। ठीक है, तो आइए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें ये सवाल किया गया है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड 1 मैन अलोन टू फिनिश द वर्क। अब मैं क्या लिखता हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमन बी x डेज। मैं लिखता हूं कि एक वुमन को काम करने के लिए अकेले अलोन इट टेक्स x डेज। वैसे ही टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन भी y डेज। मैं लिखता हूं एक मैन को काम करने के लिए y डेज लगते हैं।
अब 1 डे वर्क में कन्वर्ट करोगे तो कैसे होगा, वुमन को x डेज लगते हैं, मैंने क्या बोला, जितने भी डेज लगते हैं उसका रेसिप्रोकल, जैसे 2 डेज लग रहे थे तो उसका रेसिप्रोकल 1/2 आया था, 3 डेज लग रहे थे तो उसका रेसिप्रोकल 1/3 आया था, 4 डेज लग रहे थे, मैंने अभी एग्जांपल बताया तो उसका रेसिप्रोकल 1 डे वर्क 1/4 आ रहा था। वैसे ही x डेज लग रहे हैं तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा वुमन का 1/x, मेन को y डेज लग रहे हैं तो 1 डे वर्क कितना होगा मेन का 1/y। आई होप समझ रहे हो, ठीक है। तो चाहिए तो यहाँ पे लिखो, चाहिए तो यहाँ पे एक चीज लिख लो, वुमेन्स 1 डे वर्क इज 1/x, मैंस 1 डे वर्क, 1 डे वर्क हमेशा नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल करके मिलता है, y का रेसिप्रोकल 1/y। अब शुरू करते हैं सम को, एज पर फर्स्ट कंडीशन, मैं बोल रहा हूँ सभी को वर्क के सम्स हमेशा 1 डे वर्क में कन्वर्ट करके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है 2 वुमेन एंड 5 मेन टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 4 डेज, तो 2 वुमेन है 5 मेन है, मिल के 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 2 वुमेन है, एक वुमन एक दिन में 1/x काम कर रही है, एक वुमन एक दिन में 1/x काम कर रही है, ऐसे 2 वुमन है तो 2 × 1/x होगा काम। एक वुमन एक दिन में इतना काम कर रही है तो 2 वुमन कितना काम करेंगे 1/x 2 बार होगा, तो 2 × 1/x लिखा मैंने। 5 मैन, एक मैन एक दिन में 1/y काम कर रहा है, एक मैन एक दिन में 1/y काम कर रहा है, ऐसे 5 मैन है, मतलब 1/y 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 5 मैन अपना अपना काम करेंगे, तो 5 मैन 1/y काम करेंगे, तो मैं लिखूंगा 5 × 1/y। दे टुगेदर, टुगेदर मतलब प्लस, मिलके, कंप्लीट द वर्क इन 4 डेज। अच्छा यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, 4 डेज है ना, क्योंकि ये 1 डे वर्क है तो यहाँ पे भी 1/4 ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 1/4 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये मिलके, ये तो 1 डे वर्क है, एक दिन में अगर वो काम 4 दिन में खत्म करे तो ये दोनों मिला के एक दिन में 1/4 काम खत्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 लिखना भूलो मत। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया, एज पर सेकेंड कंडीशन। आगे बोला है 3 वुमेन एंड 6 मेन कैन फिनिश इन 3 डेज। 3 वुमेन, एक वुमन एक दिन में 1/x करती है तो 3 वुमेन 3 × 1/x हो जाएगा, प्लस आगे बोला है 6 मैन, 6 मैन मतलब एक मैन एक दिन में 1/y, तो 6 मैन कितना करेंगे 6 × 1/y, दे फिनिश इन 3 डेज, है ना। अगर ये मिलके काम कर रहे हैं तो 3 दिन में काम खत्म हो रहा है, लेकिन ये 1 डे वर्क है तो 3 दिन का 1 डे कितना हुआ 1/3 हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने यहाँ पे 2 कंडीशंस लिख लिए हैं। मैंने पहले भी बोला है कि लीनियर इक्वेशन में x और y जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए, नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है, तो मैं लिखता हूँ पुट 1/x = m एंड 1/y = n। तो 1/x के जगह पे m पुट करेंगे, 1/y के जगह पे n पुट करेंगे। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखें यहाँ पे क्या होगा, 1/x के जगह पे m आएगा तो ये 2m हो जाएगा, 2m हो जाएगा, प्लस ये 5n हो जाएगा, ये 5n हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/4। अगर 4 ऊपर भेजोगे तो 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब डायरेक्टली करता हूँ मैं, 4 अगर ऊपर भेजेंगे तो 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, ऊपर आएगा तो 4 2 जा ये 8m हो जाएगा, 4 5 जा ये 20n हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में तैयार हुआ। सेम चीज़ यहाँ पे होगी, 3 1/x के जगह पे m आ जाएगा, प्लस 6 1/y की जगह पे n आ जाएगा, इक्वल टू 1/3। 3 को ऊपर भेजोगे दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 जा ये 9m हो जाएगा, 3 6 जा ये 18n हो जाएगा। देखो 3 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, इक्वल्स टू 1। इक्वेशन नंबर 2 बन गया। मैंने क्या बोला है, हमेशा एक वेरिएबल तो सेम होना चाहिए, आइदर m तो सेम होना चाहिए या तो n सेम होना चाहिए। ना ही यहाँ पे m सेम है या ना ही यहाँ पे n सेम है, तो मैं m को सेम करने की कोशिश करता हूँ। m को कैसे सेम करता हूँ, नीचे कितना है m 9 है,
ऊपर सबको 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ और ऊपर कितना है 8 है तो नीचे 8 से करेंगे। तो पहले नीचे 9 है तो ऊपर सबको 9 से, मतलब इक्वेशन 1 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 9 से। इक्वेशन 1 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 8 जा 72m, 9 इंटू 20 180n, 9 इंटू 1 9। तो इस तरीके से ये जो है इक्वेशन 3 बन गया। देखो नीचे 9 था, ऊपर सबको 9 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 8 है तो नीचे सबको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, 9 8 जा 72 है ना। अब 18 8 जा देखो कितना होता है, 18 8 जा देखो कितना होता है 64 होता है, 8 1 जा 8 144 होता है। ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 को तो कितना आया था 144n, और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही हो जाएगा। इसको भी बॉक्स करते हैं, इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं। अब अगर ध्यान दोगे दोनों इक्वेशंस में जो नए दो इक्वेशंस बने उसमें m सेम हो चुका होगा 72m 72m, क्योंकि m को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा था 72m 72m, यहाँ पे भी प्लस साइन यहाँ पे प्लस साइन, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, सेम साइन सब्ट्रैक्ट। मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट 3 and 4, तो ये क्या हो गया 72m प्लस 180n इक्वल टू 9, 72m प्लस 144n इक्वल्स टू 8। सब्ट्रैक्ट करते समय साइंस चेंज होंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये m तो वैसे भी कैंसिल होगा। 180 में से 144 अगर माइनस करोगे तो 36 रह जाएगा यहाँ पे, हाँ 36 रह जाएगा यहाँ पे, और 9 में से अगर 8 माइनस करोगे तो 1, क्योंकि ये साइन तो देखते नहीं, ये साइन देखते हैं, तो n का वैल्यू बस मिल गया 1/36। ये n का वैल्यू पुट करना है और m का वैल्यू ढूंढना है, तो मैं लिखता हूँ पुट n इक्वल टू 1/36 इन, कौन से इक्वेशन में देखो पुट करोगे n का वैल्यू, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, n है मैं सेकंड में पुट करता हूँ, सेकंड ज़्यादा आसान होगा। देखो n की जगह में 1/36 है तो 18 1 18 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे पुट करूँगा तो कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे कैंसिल होगा अच्छे से, तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, ईजी हो जाएगा। वैसे कर तो कोई भी इक्वेशन में सकते हैं। पुट n इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन 2, तो ये क्या है देखिए 9m प्लस 18n इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 18n, n कितना है 1/36, n कितना है 1/36 इक्वल टू 1, तो 18 1 जा 18 2 जा, तो ये क्या हो जाएगा 9m प्लस 1/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये प्लस 1/2 को उधर शिफ्ट करो, तो ये क्या हो जाएगा 9m इक्वल टू 1 माइनस 1/2, प्लस हाफ उधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो 9m इक्वल टू ये क्या है 1 माइनस हाफ, एक में से हाफ माइनस करेंगे, एक में से हाफ माइनस करेंगे हाफ ही बचेगा, 1 में से हाफ माइनस करेंगे हाफ बचेगा, एक में से आधा गया आधा बचा, तो m का वैल्यू क्या मिलेगा 1/2, ये 9 नीचे जाएगा इंटू 9 हो जाएगा, तो 1/18 आ जाएगा m का वैल्यू। अब मुझे करना है रीसब्स्टिट्यूशन, रीसब्स्टिट्यूशन ऑफ m एंड n, रीसब्स्टिट्यूशन ऑफ m एंड n, यहाँ पे लिखना रीसब्स्टिट्यूटिंग m एंड n। m कितना है 1/18, n कितना है 1/36, m मतलब यहाँ पे है कहीं पे मैंने यहाँ पे कंसिडर करा है, m मतलब 1/x ना, m मतलब 1/x इक्वल टू 1/18, n मतलब 1/y 1/36। रेसिप्रोकल करो, 1/x का रेसिप्रोकल x अपॉन 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1/18 का रेसिप्रोकल 18/1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो x 18 मिला, वैसे यहाँ पे रेसिप्रोकल करोगे तो y 36 मिलेगा, तो x 18 मिल गया y 36 मिल गया, तो यहाँ पे लिखो टाइम टेकन बाय वन वुमन इज 18 डेज, टाइम टेकन बाय वन मैन इज 36 डेज। हाँ मैन को 36 डेज, काफ़ी आलसी है मैन। ठीक है, सभी को समझा है? ओके, स्क्रीन पॉज कर लो, नोट कर लो। आइए तो बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि है थर्ड सब क्वेश्चन मेन क्वेश्चन 2 का। अब यहाँ पे कहते हैं रूही
travels 300 किलोमीटर to her home partly by train and partly by bus। तो रोही है, उसको अपने घर तक 300 किलोमीटर ट्रैवल करना है और वो कुछ डिस्टेंस ट्रेन से ट्रैवल कर रही है और कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवल कर रही है। शी हैज़ 4 hours इफ़ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। तो उसको 4 घंटे लग जाते हैं जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती है और रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो बस से ट्रैवल करती है। इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। तो अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल कर रही है और बचा हुआ डिस्टेंस बस से ट्रैवल कर रही है तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं मतलब पहले के मुकाबले। पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब 4 घंटे 10 मिनट लग रहे हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। तो मुझे स्पीड ऑफ ट्रेन भी चाहिए, स्पीड ऑफ बस भी चाहिए। ध्यान से देखना पड़ेगा इसको। मैं लिखता हूँ लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ ट्रेन मैंने x किलोमीटर पर आवर बोल दिया, स्पीड ऑफ बस मैंने y किलोमीटर पर आवर बोल दिया। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। एज पर फर्स्ट कंडीशन, थोड़ा ध्यान से यहाँ पे समझना। समझाने के लिए ना मैं यहाँ पे ऊपर T और यहाँ पे B, T माने ट्रेन, B माने बस लिख रहा हूँ। तो टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर का था जो कि ट्रेन से और बस से ट्रेवल किया जा रहा है। तो इट टेक्स 4 hours इफ़ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। ट्रेन का जो डिस्टेंस है, ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है। अब टोटल 300 किलोमीटर है, उसमें से अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल किया है तो बचा हुआ 240, 300 ना टोटल, उसमें से 60 ट्रेन से ट्रेवल किया है तो बचा हुआ 240 बस से ही ट्रेवल होगा, है ना, बस से ही ट्रेवल होगा। तो मैंने दोनों का यहाँ पे डिस्टेंस लिख दिया है। मुझे टाइम दिया है, ये बार मुझे दिया है कि इट टेक्स 4 hours। मुझे टोटल टाइम दिया है कि टोटल टाइम बस से और ट्रेन से ट्रेवल करने का 4 hours है। तो मैं दोनों से टोटल टाइम ढूंढता हूँ, दोनों का टाइम ढूंढता हूँ, टोटल टाइम 4 hours है। अब मेरा फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम को ऊपर लेके जाओगे, स्पीड को नीचे लेके आओगे तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो मुझे बस टाइम ही चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं टाइम ढूंढूंगा, टाइम बाय ट्रेन टी लिखता हूँ। टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ट्रेन का डिस्टेंस है 60 अपॉन ट्रेन का स्पीड है x, तो 60 अपॉन x आवर्स आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखता हूँ टाइम बाय बस। क्या है फॉर्मूला टाइम का? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है बस का? 240 अपॉन स्पीड कितना है बस का? y। तो ये इस तरीके से मैंने दोनों का टाइम ढूंढ लिया। टोटल टाइम इन दोनों का मिला के 4 hours है। इट टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। तो ये दोनों को मिला के इट टेक्स 4 hours। तो टोटल टाइम मतलब ट्रेन का प्लस बस का मिला के इट टेक्स 4 hours। तो इस तरीके से ये इक्वेशन यहाँ पे तैयार होता है। तो अभी लिखता हूँ एस पर सेकेंड कंडीशन। फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी माने ट्रेन, बी माने बस। आगे बोला है इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। ट्रेन का जो डिस्टेंस है, ये बार ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर दिया है। टोटल डिस्टेंस 300 है, जिसमें से ट्रेन का अगर 100 है तो बस का डिस्टेंस कितना बचेगा? 200, है ना। इट टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर बोला है तो फिर टाइम दिया है, तो फिर मैं टाइम ढूंढूंगा टाइम बाय ट्रेन। टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम है डिस्टेंस 100
अपॉन ट्रेन का स्पीड तो x ही है, आवर्स। वैसे ही मैं लिखता हूँ टाइम टेकन बाय बस। टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 200 अपॉन स्पीड कितना है बस का y। तो यहाँ पे फिर से मैंने दोनों का टाइम ढूंढ लिया। अब टोटल टाइम है 10 मिनट्स लॉन्गर, मतलब 4 आवर्स 10 मिनट्स। अगर उसे 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं तो 10 मिनट किससे ज़्यादा लग रहे हैं, पहले कंडीशन के मुकाबले 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब 4 घंटा 10 मिनट लग रहे हैं। तो टोटल टाइम जो है इन दोनों का वो है 4 घंटा 10 मिनट, है ना, क्योंकि ये कंडीशन में 10 मिनट ज़्यादा लगे। तो ये जो टोटल टाइम है वो है 4 आवर्स 10 मिनट, 10 घंटा ज़्यादा, 10 मिनट ज़्यादा, 10 घंटा नहीं 10 मिनट ज़्यादा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 आवर्स को वैसे ही लिखते हैं, 4 आवर्स को वैसे ही लिखते हैं। 4 इंटीजर 10 मिनट्स को क्या लिख सकते हैं 10 अपॉन 60, है ना। अगर मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 60 करेंगे, ये 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये कंप्लीटली आवर्स में आ जाएगा। तो ये 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा 4 6 24 प्लस 1 25 अपॉन 6 आ जाएगा। तो ये अपना सेकेंड केस तैयार हुआ। क्या हम लोग नीचे x और नीचे y रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते। क्या हम लोग नीचे x और नीचे y रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते। तो वही फंडा, 100 को सेपरेट करो। अभी इसको कैसे लिखा जाएगा 100 ब्रैकेट में 1 अपॉन एक्स, राइट, फिर 200 ब्रैकेट में 1 अपॉन वाई। अभी मैं वैसे नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली करूँगा। मैंने काफ़ी सारे सम्स, काफ़ी नहीं एक्चुअली सारे सम्स अच्छे से करके दिखाएं, अभी ये डायरेक्टली करेंगे। मैं लिखता हूँ पुट 1 अपॉन एक्स एस एम 1 अपॉन वाई एस एन। तो ये नीचे वाला x जो है वो m में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इक्वेशन दिखेगा कुछ इस तरीके से 60m, क्योंकि ये 60 अपॉन एक्स था ना, 60 अपॉन एक्स मतलब 60 इंटू 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स तो m है, तो ये 60m। वैसे ये 240n हो जाएगा, 240n हो जाएगा इक्वल्स टू 4, इक्वल्स टू यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर चाहते हो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना तो सबको 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 4 से डिविजिबल है सारे। छोटा करना है तो कर सकते हैं ना, वैसे छोटा करना है ना इक्वेशन को तो कर सकते हैं, नंबर छोटे हो जाएंगे। 4 से डिवाइड कर दो सभी को, तो डिवाइड बाय 4। 60 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 15, कितना होगा देखिए 15 होगा। 240 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 60, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 होगा। तो ये अपना बन गया इक्वेशन 1। क्या बन गया इक्वेशन 1। अभी इसी को कन्वर्ट करेंगे 100 अपॉन एक्स, इसका मतलब 100 इंटू 1 अपॉन एक्स है, 1 अपॉन एक्स को तो m बोला है, तो ये हो जाएगा 100m। वैसे ही ये हो जाएगा 200n इक्वल टू 25/6 है ना, इक्वल टू 25/6 है। देखो सब 25 से डिविजिबल है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइड बाय 25। अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर 25 से डिवाइड करोगे, 100 को 25 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 4m। 200 को डिवाइड करोगे 25 से तो कितना मिलेगा 8n। 25 को 25 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 1। नीचे लेकिन 6 तो है, अब 6 ऊपर जाएगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 6 4 ज़ा 24, 6 8 ज़ा 48 और 1। ये इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे बन गया है। तो इस तरीके के हमने यहाँ पे 2 इक्वेशंस तैयार कर लिए हैं। आई होप यहाँ पे किसी को भी प्रॉब्लम तो नहीं होगा, सभी को ये समझ में आया होगा, किसी को कुछ भी दिक्कत नहीं हुई होगी, राइट। इतना सबको समझ में आया। अगर इतना समझ में आया तो फिर क्या करना है, एक को सेम करना है और आगे सम को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। एक को सेम करना है और आगे सम को सॉल्व कर लेना है। किस तरीके से सॉल्व करोगे आगे सम को, किसी को तो सेम करना पड़ेगा। किसको सेम करें,
एम को करते हैं, एम को सेम कर लेते हैं। यहाँ पे m कितना है 24 है, तो इक्वेशन 1 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 24। फटाफट करते हैं। इक्वेशन 1 को 24 से मल्टीप्लाई करना है तो 15 इंटू 24 कितना होगा, 4 5 ज़ा 24, 1 ज़ा 4 6 0 2 5 ज़ा 10 2 1 ज़ा 2 3, तो ये 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसको 15 को अगर 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 m हो जाएगा। 60 को अगर 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 इंटू 6 6 4 ज़ा 24 6 2 ज़ा 12 13 14 1440 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1440 n, ठीक है। और इसको अगर 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने पूरे इक्वेशन को 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 3 हो गया। देखो मैंने क्या करा, इक्वेशन 1 को 24 से मल्टीप्लाई करा, m 24 था, 24 से मल्टीप्लाई करा, इधर क्या है n 15 है, तो पूरे इक्वेशन 2 को 15 से मल्टीप्लाई करो। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 से मल्टीप्लाई करोगे 24 इंटू 50 कितना आएगा, 360 m ही आएगा। और यहाँ पे 48 इंटू 15 है ना, तो 48 इंटू 15 करो, 5 8 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20 24 0 8 4, यहाँ पे 0 12 4 6 7 720 आ जाएगा, 720 n आ जाएगा। और 1 इंटू 15 आ जाएगा। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 देने के बाद यहाँ पे भी 360 m, यहाँ पे भी 360 m, इसका भी साइन प्लस, इसका भी साइन प्लस, सेम साइन सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट 3 एंड 4, कितने बार सेम काम करने का यार, परेशान हो गया मैं यही करके। प्लस यहाँ पे 1440 n इक्वल्स टू 24। उसके बाद उसके नीचे क्या है 360 n प्लस 720 n इक्वल्स टू 15। सब्ट्रैक्ट करते समय सेकेंड इक्वेशन के साइंस चेंज होंगे, माइनस माइनस माइनस। यहाँ पे 360 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 0 n, वैसे ये 4 माइनस 2 2 होगा, 14 माइनस 7 7 होगा। ये 720 n यहाँ पे बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 1440 माइनस 720 था, 720 रह जाएगा। यहाँ पे 24 माइनस 15 अगर करोगे तो 5 यहाँ के 4 वहाँ के 9 बच जाएगा। तो 720 n इक्वल टू 9 बच जाएगा। तो 720 को अगर नीचे भेजोगे तो यहाँ पे लिखता हूँ n का वैल्यू क्या मिलेगा, 9/720, 9 1 ज़ा 9 8 ज़ा 72 0, तो आंसर 1/80 आएगा n का आंसर आएगा 1/80। अब करना है सम को आगे। फटाफट से इतने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट निकाल लो, तो मैं आगे रब करके वहाँ पे लिख दूँ, बाद में तुम लोग दोनों स्क्रीनशॉट से देख के सम को लिख देना, ठीक है। निकाल लिया स्क्रीनशॉट, हो गया स्क्रीनशॉट, बड़े तेज़ हो गए हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो निकल गया है सबका। तो स्क्रीनशॉट निकालने के बाद हम लोग सम को करते हैं आगे। तो यहाँ पे n का वैल्यू 1/80 आया है। n का वैल्यू 1/80 कोई भी इक्वेशन में पुट कर लो, आइदर इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, चॉइस है तुम लोग के पास। कोई भी इक्वेशन में हम लोग 1/80 पुट कर सकते हैं n के जगह पे। सोच समझ के करते हैं। चलो इक्वेशन 1 में ही कर देते हैं। तो मैं लिखता हूँ पुट n इक्वल टू 1/80 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 15m है प्लस 60n है। n के जगह पे 1/80 लगा दिया इक्वल्स टू 1, तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 15m प्लस 3/4 इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा 15m इक्वल टू 1 प्लस 3/4, उधर भेजेंगे तो माइनस 3/4, 1 के नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 है। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर करो तुम लोग LCM। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, माइनस 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, नीचे 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15m इक्वल टू 4 माइनस 3 1/4। 15 को अगर मैं नीचे लेके जाऊँ तो m इक्वल टू 1/4 इंटू 15 हो जाएगा। तो m का वैल्यू कितना मिलेगा, 1/15 4 ज़ा 60, 15 4 ज़ा 60। यहाँ पे m भी मिल गया, यहाँ पे n भी मिल चुका है। अब करते हैं अपना फेवरेट काम, रीसब्स्टिट्यूशन का। m कितना मिला है 1/60, n कितना मिला है 1/80, है ना।
m मतलब 1/x, तो m की जगह पे 1/x इक्वल टू 1/60, n की जगह पे 1/y इक्वल टू 1/80। रेसिप्रोकल करो तो 1/x का रेसिप्रोकल x हो जाएगा, 1/60 का 60 हो जाएगा, 1/y का y हो जाएगा, 1/80 का 80 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ढूंढ लिया। स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 km/h एंड स्पीड ऑफ बस इज 80 km/h। तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझा होगा। थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है, लेकिन सोच समझ के बढ़िया तरीके से यहाँ पे कर लेना इस क्वेश्चन को। यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म होता है। इसके चैप्टर के एक्सरसाइज बढ़िया तरीके से कर लो तो हम लोग ऑप्शनल एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। कल से मैं ऑप्शनल एक्सरसाइज सिखाने वाला हूँ, लेकिन कल आने से पहले सभी को सारे एक्सरसाइज एक बार अच्छे से गो थ्रू करके आने हैं और ये एक्सरसाइज भी बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। गुड बाय।